जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास का एक वीडियो सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। सवाल उठने लगे कि इतना बड़ा कैश इतनी भारी मात्रा में उनके स्टोर रूम में कहां से आया। तरह तरह के सवाल आने लगे, ट्विटर पे ट्रोल होने लगे। अभी जो उनके घर का डोमेस्टिक स्टाफ है उनकी इंक्वायरी होगी कि कहा जा रहा है कि उनकी स्टेटमेंट्स बार बार बदल रही है। उनकी कॉल डिटेल्स जो भी हैं वो सारी रिकॉर्ड पे आएंगी। जो एक हाई कोर्ट की सैलरी होती है वो 2 से 2.5 लाख के बीच में होती है, लेकिन जजेस के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। वो कहाँ से आती है हमें नहीं पता। कैश जो जला हुआ है, आधा जला हुआ है, वो कहाँ है? क्या वो नोट के बंडल किसी के पास हैं? बंडल अभी किसी के पास भी नहीं है, ना वो बंडल किसी ने देखा। आज से पहले मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि किसी हाई कोर्ट के जज या अन्य किसी राज्य के हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई इम्पीचमेंट हुआ हो या टर्मिनेट किया गया हो या सस्पेंड भी हुआ? जजेस का रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आज से वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब वो अपना ऑफिस नहीं संभालेंगे, अपनी चेयर नहीं संभालेंगे। मुद्दे को लेकर के अब जो सियासत भी है और जो न्यायपालिका है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ जज किसी तरफ जा रहे हैं, दूसरे जज किसी तरफ जा रहे हैं। न्यायपालिका के भीतर और बाहर दोनों तरफ सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं कि अब जस्टिस वर्मा का क्या होगा, आगे उनके क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या उनको टर्मिनेट किया जाएगा, क्या उनको सस्पेंड किया जाएगा या इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कनिका भारद्वाज जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। कनिका जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जस्टिस वर्मा केस में अब आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल इंक्वायरी चलेगी। हाई कोर्ट ने सीजीआई के कहने पे एक कमेटी फॉर्म की है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मिलकर एक कमेटी फॉर्म की है। उस कमेटी में अब पूरी इंक्वायरी स्टार्ट होगी। उस इंक्वायरी का प्रोसीजर अभी बहुत लंबा है। अभी जो उनके घर का डोमेस्टिक स्टाफ है उनकी इंक्वायरी होगी, जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी इंक्वायरी होगी, साथ में जो दिल्ली फायर जो एम्बुलेंस से आए थे और जो दिल्ली फायर विभाग के जो ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे इंक्वायरी होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी स्टेटमेंट्स बार बार बदल रही हैं। तो ऐसा क्यों है? उनकी इंक्वायरी होगी। साथ ही में उनके सारे सीसीटीवी फुटेजेस अभी रिकॉर्ड पे लाए जाएंगे। उनकी कॉल डिटेल्स जो भी हैं वो सारी रिकॉर्ड पे आएंगी। इंक्वायरी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने साफ जस्टिस यशवंत वर्मा जी को ये ऑर्डर दिया है कि वो कोई भी अपने फ़ोन में कोई भी एविडेंस, कोई भी वीडियोस, फ़ोटोज़ या अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स डिलीट नहीं करेंगे। और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे। उसके बाद उनकी सीडीआर निकाली जाएगी, वो ऑन रिकॉर्ड आएगी। साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने आएगी, जिसकी एक्चुअली में फॉरेंसिक होनी चाहिए, वो है वो वीडियो। बिकॉज़ आप अगर देखेंगे तो वो कैश जो जला हुआ है, आधा जला हुआ है, वो कहाँ है वो हमने देखा, ना किसी बाहर वाले ने देखा। और जस्टिस का कहना है कि घर वालों में से भी किसी ने वो देखा नहीं। तो देखिए, सीधी सी बात है, जब तक बॉडी नहीं है तब तक आप मर्डर कैसे घोषित करोगे? तो वो जो सारा कैश है जो बर्न था या जला हुआ था आधा, या जो पूरा स्टैक है, वो कहाँ है? सबसे बड़ी बात वो तो जो वीडियो दिखाई जा रही है उसका भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अभी होगा कि वो जो वीडियो है, क्या उस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई, क्या वो वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो मैच होता है जस्टिस के जो आउट हाउस है वहाँ से मैच होता है या नहीं होता। तो ये सारी अभी चीज़ें होंगी। ये सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं और ये इंक्वायरी के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या सही में जस्टिस यशवंत शर्मा करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, या करप्शन उन्होंने किया है या नहीं किया। ये इस इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगा और तभी हम बता सकते हैं कि क्या वो टर्मिनेट होंगे या आगे जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले जो इंटरनल रिपोर्ट आई थी उसको भी सार्वजनिक किया गया है सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से। और जैसे कि आपने नोटों के बंडल की बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं बताया गया कि कुछ 3-4 बंडल ऐसे थे जो आधे जले हुए थे, वो बरामद किए गए हैं। तो अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है? क्या वो नोट के बंडल किसी के पास हैं? क्योंकि वहाँ पर एम्बुलेंस वाले भी गए, फायर एम्बुलेंस की तरफ से भी लोग गए और पुलिस वाले की तरफ से पुलिस वाले भी लोग गए वहाँ पर। तो क्या वो बंडल जो है अभी किसके पास है? बंडल अभी किसी के पास भी नहीं है, ना वो बंडल किसी ने देखा। 14 मार्च को ये इंसिडेंस हुआ। 15 मार्च को वो सारा जो भी बंडल था वो वहाँ से गायब कर दिया गया।
अब वो जो बंडल है, जो रिकवरी है, वो किसी के पास भी नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि एक दिन के अंदर वो जो जितने, और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्यों इस चीज़ को रोका नहीं या क्यों एक्शन नहीं लिया गया कि आपने जो वो बंडल है वही गायब करा दिया। अब इस केस में सबसे बड़ा लूप होल जो रहेगा वो ये है कि हमारे पास रिकवरी ही नहीं है। दूसरी बात ये, अब हमें पता ही नहीं चल सकता कि क्या वो करेंसी फेक थी या ओरिजिनल थी या क्या उस करेंसी का था, वो अब हमें पता नहीं चल सकता क्योंकि रिकवरी हुई ही नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि बॉडी नहीं है तो मर्डर भी नहीं है। अब जब तक हमारे पास रिकवरी नहीं है तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये कैश उन्हीं का है या नहीं है, क्योंकि नोटों पे सीरीज़ भी होती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो जब हमारे पास रिकवरी ही नहीं है तो हमें ये सब चीज़ें कभी पता नहीं चल सकती। वो इंसिडेंट्स के बाद ही वो जो पूरा स्टैक है वो वहाँ से गायब करा दिया गया। 14 मार्च को ये इंसिडेंस हुआ और 20 मार्च को इंक्वायरी स्टार्ट हुई है। तो बीच में जो 5-6 दिन है, ये क्या हुआ, कौन से विटनेस टैम्पर हुए, कौन किस अधिकारी से क्या बात हुई, ये हमें कभी नहीं पता चल पाएगा। और आई थिंक इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर जैसे अगर कोई जज है तो उनको आप रिमूव एक ही प्रोसेस से कर सकते हो, इम्पीचमेंट से, उसके अलावा आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं, क्योंकि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत स्लो प्रोसेस है। और आपने अगर पास्ट में भी देखा होगा कितने जजेस की इम्पीचमेंट से उनका रिमूवल हुआ है या वो टर्मिनेट हुए हैं। तो आज से पहले मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि किसी हाई कोर्ट के जज या अन्य किसी राज्य के हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई इम्पीचमेंट हुआ हो या टर्मिनेट किया गया हो या सस्पेंड भी हुए? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है। 4 बार इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, जिसमें से 2 जजेस जो हैं उन्होंने रिज़ाइन किया अपनी पोस्ट से। लेकिन उसके अलावा मेरे को नहीं लगता किसी भी जज के अगेंस्ट कोई हार्श एक्शन लिया गया है। सिमिलर इंसिडेंट्स हुआ था पंजाब में। उन जज का नाम है निर्मल यादव, वो हाई कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर सेम करप्शन के चार्जेस लगे थे, सेम प्रोसेस उनका चला, बट कुछ भी नहीं हुआ। और ना तो वो रिमूव किए गए ना वो टर्मिनेट किए गए। वो अपना जो कार्यकाल था वो पूरा कर भी लिया उन्होंने। 12 साल उनके रिटायरमेंट के बचे थे, 12 साल कंप्लीट भी हो गए, अब वो रिटायर भी हो गए, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि ये जो जस्टिस का पूरा सिस्टम है, और मुझे लगता है मैं भी कहीं ना कहीं इसकी पार्ट हूँ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डाउट में हैं और पूरी जनता आई थिंक डाउट में आ जाएगी अगर ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया या फिर इसमें पुलिस इंक्वायरी नहीं की गई। क्योंकि ये जो इंटरनल प्रोसेस है इसका हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कौन से एविडेंस है। जैसे जनरल एक केस में क्या होता है, एक चार्जशीट आती है जिससे हमें पता चलता है कि क्या एविडेंस है क्या एविडेंस नहीं है। लेकिन जो जजेस का इंक्वायरी प्रोसीजर होता है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रीट होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, और आप ज़्यादा इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो ये हमें कभी पता नहीं चलेगा इन रियलिटी कि भाई ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कमेटी इज़ द राइट थिंग। ये आई थिंक पूरा प्रोसेस चेंज होना चाहिए, और अब टाइम है जब ऐसे एलिगेशन सामने आ रहे हैं तो आई थिंक पार्लियामेंट को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। देखिए, 3 जजों की जो समिति को गठित किया गया है, और जैसा कि आपने अभी बताया कि नोटों के बंडल नहीं मिल पाए, तो 14 मार्च को आग लगी थी वहाँ पर स्टोर रूम में जो आग लगी, उसके बाद अगर नोटों के बंडल अगर गायब हुए तो वो दोनों तरफ सवाल उठाते हैं कि अगर उनके सरकारी दफ्तर आवास से अगर नोटों के बंडल गायब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्टाफ भी जिम्मेदार हैं, और जो पुलिस वहाँ पर अधिकारी वहाँ पर गए थे उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि जो वहाँ पर वो चीज़ें मिली उनको कलेक्ट किया जाना चाहिए था। खैर, ये सवाल है और अगर रिपोर्ट आती है तो पता चल पाएगा। इसके आगे मैं अब आपसे ये चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि जस्टिस वर्मा के केस में अब उनको अगर सस्पेंड किया जाता है तो किन कारणों की वजह से सस्पेंड होंगे और वो पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। अगर टर्मिनेट किया जाता है तो टर्मिनेट के कारण क्या रहेंगे और उनका जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो होगा। देखिए, जो जजेस, अगर आप जजेस को रिमूव करना चाहते हैं तो सीजीआई एक ऑर्डर पास करेंगे। अभी फ़िलहाल जो अपडेट है वो हमारे पास ये है कि अभी फ़िलहाल उनका जो टर्म है वो सस्पेंड कर दिया गया है। अभी कल तक तो वो बेंच में दिख रहे थे, उनका लिस्ट में नाम था, बट आज से वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब वो अपना ऑफिस नहीं संभालेंगे, अपनी चेयर नहीं संभालेंगे। तो जब तक कोई फर्दर आगे ऑर्डर नहीं होता तब तक इनके रिमूवल का प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो जजेस का रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, इसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीजर, विच इज़
आर्टिकल, एक तो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 124 फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड आर्टिकल 218 फॉर हाई कोर्ट जजेस। तो इसमें इम्पीचमेंट का प्रोसेस आएगा, प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं और ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। पहले तो हमें चाहिए, एक मोशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, पहले तो 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा के सिग्नेचर्स चाहिए और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के सिग्नेचर्स चाहिए एक मोशन पे। अगर ये होता है तो एक मोशन स्टार्ट होता है। मोशन स्टार्ट होने के बाद जो स्पीकर हैं, जो चेयरमैन हैं, वो मैटर को देखते हैं और वो देखते हैं कि क्या ये एडमिट होने लायक मैटर है या फिर एडमिट होने लायक मैटर नहीं है। अगर एडमिट होने लायक है तो वो उसको एडमिट करते हैं और फिर वो एक कमेटी फॉर्म करते हैं जो कि 3 लोगों की कमेटी होती है, जो कि पूरी इंक्वायरी करती है, पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, पूरा एविडेंस होता है। एविडेंस के बाद वो एक ऑर्डर पास करती हैं और फिर से वो मोशन में भेजती हैं। उसके बाद फिर से ऑर्डर्स आने के बाद एक पूरी बहस होती है, डिबेट होती है पार्लियामेंट में, और डिबेट होने के बाद 2/3 मेंबर होने चाहिए उस टाइम पे, और फिर लोकसभा और राज्यसभा के लोग जो हैं वो एक ऑर्डर पास करते हैं और फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि रिमूवल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में ही इतना लंबा प्रोसेस है और इतना कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है कि इसमें अंदर ही अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इसी प्रोसेस के थ्रू एक जज जो है वो रिमूव हो सकता है। इस केस में भी आई थिंक अब टाइम है कि एक ऐसी कोई अमेंडमेंट लाई जाए या ऐसी कोई गाइडलाइन पास हो जिसमें चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि जनता को भी पता चलना चाहिए। जनता का ये हक है, वो जनता बहुत भरोसा करती है जस्टिस सिस्टम पे, और आज अगर ऐसे सिस्टम पे कोई दाग लगा है तो आई थिंक ये पार्लियामेंट का और ऑफिशियल्स का काम है कि उस दाग को हटाएं। अगर सच में जस्टिस यशवंत वर्मा ने ऐसा कुछ किया है तो इसमें एक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं किया तो इमीडिएटली उनकी इमेज जो है वो साफ होनी चाहिए। लेकिन एक्शन होगा कैसे जब वहाँ पर सबूत थे, वो तो अभी फिलहाल है नहीं। तो ये एक्शन मतलब ये कहने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और वो अंत में जाके क्या निष्कर्ष निकले इसका वो कह नहीं सकते हम। जी बिल्कुल, एंड में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत ही, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही डिस्क्रीट प्रोसेस है और अंदर ही अंदर ये वैसा कोर्ट प्रोसेस नहीं होता कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हमें सब कुछ पता चल पाए। ये अंदर ही अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ये इंटरनल कमेटी का मामला है और हमें नहीं पता चल पाएगा अनलेस अनटिल कोई इंटरनल कमेटी या CGI कोई ऑर्डर पास ना करे। हमें कुछ नहीं पता अभी इंक्वायरी में क्या है, क्या एविडेंस है, क्या नहीं है, अल्टीमेटली क्या होगा हमें नहीं पता। बट जैसा कि मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कमेटी फॉर्म करने से कुछ होगा। अगर ये जो मैटर है करप्शन का है, अगर उस एंगल से हम इसको लें तो ये एक जस्टिस के सिस्टम पे बहुत बड़ा दाग है अगर ऐसा हुआ है तो। एंड आई थिंक कि ऐसा कुछ अमेंडमेंट्स हो या ऐसी कोई गाइडलाइंस आए कि पुलिस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, या फिर ऐसा कुछ कि CBI को मैटर जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं एज सच। अगर हम जजेस की बात करें, जजेस को जो पावर दी गई है वो पूरी एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट पावर मुझे लगता है किसी भी अथॉरिटी को नहीं देनी चाहिए। आपने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी जेल में जाके आ चुके हैं बाहर करप्शन के केसेस में। अभी रिसेंटली लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल जी जेल गए। तो जब पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर ऐसा, उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई, किसी भी VIP को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई, जितने भी हमारे नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई, तो फिर जजेस को एब्सोल्यूट पावर देने का मतलब है अपने आप में ही सिस्टम में एक मनमानी करना, और आई थिंक वही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे आपने पॉलिटिशियंस की बात की तो उनके लिए MP MLA कोर्ट्स बने हुए हैं, तो वहीं अगर बात न्यायपालिका की आती है तो क्या है, कोई भी न्यायाधीश हो तो उसकी जो जांच है, अगर वो किसी आरोपों में घिरते हैं तो वो जो जांच है वो खुद न्यायपालिका ही करेगी। जी बिल्कुल, आपने देखा भी जजेस की जो कमेटी बनाई गई है उसमें भी जजेस ही हैं, उसमें कोई बाहर से कोई लोग नहीं आए हुए हैं। CBI या पुलिस कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकता। अभी भी जो कमेटी बनाई है उसमें सारे जजेस ही हैं, और डेफिनेटली एक नॉर्मल सी बात है कि जजेस जो हैं वो जजेस को सपोर्ट कहीं ना कहीं करेंगे ही, और एक इंटरनल कमेटी इसीलिए होती है। एक इंटरनल कमेटी का मतलब है एब्सोल्यूट पावर दे देना जिसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो एब्सोल्यूट पावर देनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि जजेस की पोजीशन ऐसी होती है कि आपको पावर तो उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका काम ऐसा है, कल को कोई भी कोई भी अटैक करा सकता है उनके ऊपर, कोई भी ब्लैकमेल थ्रेट कर सकता है, उनका काम ऐसा है। बट मुझे लगता है एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है।
एक सवाल इसके साथ साथ इस केस से जुड़ा हुआ ये भी आया कि क्या जजों की जो आय संपत्ति है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, कि कहा जाता है कि जितने भी हमारे देश में राज्य हैं उनके जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके जो न्यायाधीश हैं, उनकी जो कुछ ही परसेंट ऐसे हैं, लगभग 11 से 13% जो न्यायाधीश हैं, उन्हीं की जो आय संपत्ति है वो अभी तक सार्वजनिक हुई है। तो क्या ऐसा हमारे उसमें न्यायपालिका में कानून है, प्रावधान है? देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जजेस हैं उनकी जो संपत्ति है वो सार्वजनिक करना ना करना, वो उस पर कोई अभी तक ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि करना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी करते तो कोई चेक नहीं है उस चीज़ पे। एज़ पर द लॉ या एज़ पर द सैलरी, जो भी गवर्नमेंट सैलरी मैं कहूँ, जो एक हाई कोर्ट की सैलरी होती है वो 2 से 2.5 लाख के बीच में होती है। लेकिन जजेस के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, वो कहाँ से आती है हमें नहीं पता। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रोविज़न भी आना चाहिए कि आप अपनी जो संपत्ति है वो सार्वजनिक करिए, और ये मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंडेटरी नहीं है। कोई कर रहा है तो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा तो उस पर कोई चेक भी नहीं है। तो कम से कम ऐसी तो गाइडलाइंस आएँ कि कम से कम चेक हो कि क्या ये जो पैसे आ रहे हैं, क्योंकि इसी से तो प्रूफ होगा कि जो हमारा सिस्टम है वो साफ़ है या नहीं है, या ये जो पैसे हैं वो सच में वाइट है या ब्लैक है। तो जब तक आप चेक नहीं करोगे, जैसे मैंने कहा, एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जजेस के ऊपर किसी भी तरह की, तो ये चीज़ें पता नहीं चल सकती। डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि ऐसे कोई गाइडलाइंस आएँ कि जो जजेस की संपत्ति है वो सार्वजनिक की जाए, और वो मैंडेटरी हो, ताकि हमें पता चलता रहे, एक चेक हो उसके ऊपर, ताकि हमें पता चलता रहे कि कितना पैसा ब्लैक का है, कितना पैसा वाइट का है। कनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जस्टिस वर्मा का जो केस है ये आपके लिए बहुत सारे सवाल छोड़ के जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका इस केस पर क्या सोचना है और क्या सुझाव है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।